अरविंद केजरीवाल जी से सवाल है, जिस पराली जलाने को मुख्य कारण कहते थे दिल्ली के पोल्यूशन का, उस पर क्या काम किया? ये जो हवाओं में जहर है, अरविंद केजरीवाल आपके निठल्ले होने का ही कहर है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाँ, सांस में भी प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में भी इचिंग हो रही है। काफ़ी स्मॉग है। सवेरे भी हम अभी आए हैं साइकिलिंग पे, तो प्रॉब्लम है एक्चुअली। सांस ही नहीं आ रही है बेसिकली। हर टाइम ये कफ रह रहा है, जुकाम रह रहा है। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज बात करूंगा हिंदुओं के साथ जो अन्याय होता है उसकी। प्रदूषण के नाम पर हिंदुओं के त्योहार दिवाली के दिन छाती पीटने वाले अब दिल्ली में सांसों के संकट पर चुप क्यों हैं? सवाल है, पर्यावरण के नाम पर सिर्फ हिंदू को ही टारगेट क्यों किया जाता है? पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। सांसों का लॉकडाउन राजधानी दिल्ली में लग गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लीजिए, हर रोज खतरनाक लेवल को पार कर रहा है। कोई पटाखा नहीं फूट रहा, कोई दिवाली नहीं मन रही। आज 1 नवंबर को सुबह के वक्त दिल्ली का AQI औसतन 426 था, लेकिन कुछ जगहों पर 594 यानी 600 के आसपास भी था। अधिकतर जगहों पर दिल्ली का AQI 400 से अधिक है। ऐसे हालात में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खराब हवा की वजह से दिल्ली में 100 में से 70 लोग बीमार हैं। अब तो कोई दिवाली नहीं, अब तो कोई पटाखा नहीं फूट रहा। फिर यह प्रदूषण कहां से आ रहा है और क्यों नहीं रुक रहा? दिवाली के दिन तो लोगों को जेल में डालने की बातें हो रही थी। अब जो प्रदूषण फैला रहे उनको कौन जेल में डालेगा? आज जो हालात हैं उस पर सब चुप है, लेकिन सवाल है प्रदूषण को लेकर सारा ज्ञान हिंदुओं को ही क्यों दिया जाता है? दिवाली के मौके पर दिल्ली में छाती पीटी गई, बोला गया कि पटाखे जलाने से प्रदूषण बढ़ जाएगा। मैं पटाखे जलाने का कभी भी समर्थन नहीं करता, लेकिन सिर्फ एक दिन का ज्ञान दीजिएगा और बाकी दिन यह हालत रहेगी कि AQI 600 पर रहेगा, तो लोग पूछेंगे कि क्यों ना पटाखे जलाएं। फिर पटाखे बेचने और जलाने पर भारी भरकम जुर्माना तय किया गया था। पटाखा जलाने पर जेल में डालने तक की बात कही गई। यह सिर्फ दिवाली पर ही नहीं होता। होली आती है तो पानी की बर्बादी की बात होने लगती है। इसी तरह जन्माष्टमी हो या फिर कोई और त्योहार हो, उसमें दुग्ध उत्पादों को यूज न करने की नसीहत दी जाती है। हिंदुओं के त्योहारों पर ही हिंदू विरोधी सियासतदानों को पर्यावरण की याद आती है। बाकी धर्म के लिए ऐसा ज्ञान कहां जाता है, ये लोग पूछ रहे हैं। लोग पूछते हैं कि सिर्फ एक धर्म से जुड़ा ही मसला है क्या, कि एक ही धर्म के त्योहार दिखते हैं, दूसरा किसी का नहीं दिखता? अब तो दिवाली भी नहीं है, अभी होली का त्योहार है। फिर दिल्ली में गैस का चैम्बर कैसे है, क्या है? इसका जवाब है, अगर किसी के पास तो बताएं। क्या केजरीवाल सरकार के पास इसका कोई जवाब या सलूशन है? और सिर्फ एक सरकार से सवाल नहीं है, उन तमाम लोगों से सवाल है जो दिवाली के आते मोर्चा खोल देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले जब पंजाब में सरकार उनकी नहीं थी तो कहते थे कि दिल्ली की आबो हवा खराब होने के लिए पड़ोसी राज्य जिम्मेदार है, पंजाब। खासकर बार बार केजरीवाल पराली जलाने के मामले में पंजाब की सरकार को कोसते थे। यह बात सच है कि पंजाब में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ा, लेकिन अब तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। अब केजरीवाल ने पराली के मुद्दे पर बोलना बंद कर दिया। क्या आपको याद है कि पंजाब में आम आदमी की सरकार बनने के बाद केजरीवाल ने पराली को लेकर कोई बयान दिया है? तब कैप्टन सरकार को कोसने वाले अरविंद केजरीवाल आज भगवंत मान से कोई सवाल पूछेंगे क्या? 2021 में हरियाणा में पराली जलाने के मामले 2561 सामने आए थे, जबकि पंजाब में 10,229 मामले सामने आए। वहीं साल 2022 में हरियाणा में मामले घटकर 1925 हो गए, जबकि पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़कर 13,873 हो गए। तो इसीलिए लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, केजरीवाल सरकार से, कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद मामले तो और बढ़ गए। तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया? बीजेपी ने दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के लिए केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है।
आपकी पंजाब में भी है। पिछले साल तो आप ये कहते थे कि आपके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रही सही। आज ये तो पूछा जाएगा, ये जो हवाओं में जहर है, अरविंद केजरीवाल आपके निठल्ले होने का ही कहर है। केंद्र सरकार ने आपको अपने राजकीय कोष में से वो सारी सहूलियत और मशीन उपलब्ध कराई जिससे कि पराली जलाने के जो प्रदूषण हो वो कम हो जाए और हवा जहरीली ना हो। और ये रिपोर्ट जो मैं अपने हाथ में पकड़ा हूं, इसमें स्पष्ट लिखा है 1,20,000 ऐसी मशीन अरविंद केजरीवाल की जो पापी पार्टी है पंजाब सरकार के पास उपलब्ध थी। केंद्र सरकार ने उनको चिट्ठी लिखी, इसका इस्तेमाल करिए। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कई वादे किए, यमुना सफाई को लेकर वादे किए गए, लेकिन उन वादों का क्या हाल है वो तस्वीर में। अभी 2 दिन पहले छठ के दौरान यमुना की तस्वीर देखी। यमुना सफाई के वादे किए गए, लेकिन उन वादों का क्या हुआ? यमुना मैली है, यमुना सफाई पर तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है। ऐसे में आज के सवाल हैं कि हिंदुओं की दिवाली पर हंगामा, अब प्रदूषण कहां से आ रहा है, इसका जवाब कौन देगा? पर्यावरण और प्रदूषण पर सारा ज्ञान हिंदुओं के लिए ही है क्या? गैस चैम्बर में तब्दील है दिल्ली और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यमुना गंदी, पराली जल रही, क्या केजरीवाल मॉडल में सिर्फ वादे हैं या एक्शन भी है? चर्चा करने के लिए डॉक्टर रिजवान अहमद, पॉलिटिकल एनालिस्ट, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परविंदर सेठी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। माजिद हैदरी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। परविंदर जी, पहला प्रश्न आपसे ही पूछ रहा हूं कि दिवाली के पटाखे जलाने से इतना प्रदूषण होने वाला था कि लोगों को कहा जा रहा था जेल में उठा उठा के डाल देंगे। अब ये प्रदूषण कहां से आ रहा है, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है, इसको लेकर क्या किया जा रहा है? नहीं, देखिए, प्रदूषण जो है वो पूरा एक नेशनल इशू है। दिल्ली में ये ज़्यादा है, लेकिन उसके कई रीज़न है। एक रीज़न है कि यहाँ पे ओवर पॉपुलेटेड जो व्हीकल्स हैं, लाखों की संख्या में व्हीकल्स हैं, उनका प्रदूषण है। उसके बाद इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के अलावा जो पोल्यूशन है वो इंडस्ट्री का पोल्यूशन है, जो इंडस्ट्री यहाँ पे पोल्यूट करती है। उसके अलावा पराली का पोल्यूशन है। पराली का पोल्यूशन भी एक फैक्टर है, लेकिन आप बताइए ना, हरियाणा यहाँ से 20-30 किलोमीटर है, यूपी यहाँ से 20-30 किलोमीटर है, पंजाब 200-250 किलोमीटर है। हरियाणा का प्रदूषण बाद में आता है, यूपी का प्रदूषण बाद में आता है, पंजाब की पराली का प्रदूषण पहले आ जाता है। मैं ये समझता हूं कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, चाहे सेंटर सरकार है चाहे स्टेट सरकार है। ये दोनों को मिलकर इसकी जिम्मेवारी उठानी चाहिए, ताकि जो आम लोग हैं इस प्रदूषण से। पहली बात तो यह है कि हरियाणा में पराली जलने के केसेस घट गए, पंजाब में बढ़कर 13,000 हो गए। पहली बात तो ये। लेकिन मैं आपसे दूसरी चीज पूछ रहा हूं, अभी पराली पर आया ही नहीं हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि वाहन से प्रदूषण होता है, पराली से होता है, इंडस्ट्री से होता है, और इनमें से कोई आपसे कंट्रोल नहीं हो पाता, तो सिर्फ एक दिन दिवाली के पटाखों को टारगेट करने से क्या होगा? उसमें लोगों को उठा के जेल में डालने से क्या होगा? हिंदुओं के अंदर यह सवाल पैदा होने लगा है कि सिर्फ हिंदुओं के पर्व ही त्योहार जो हैं वो टारगेट किए जाते हैं। यह सवाल क्या गैर वाजिब है? नहीं, मैं देखिए, आप समझिए, प्रदूषण से लड़ने के लिए सारे चारों तरफ से उसके ऊपर ध्यान करा जा रहा है। चाहे ऑन ऑफ लाइट का हो, चाहे ऑड इवन का हो, चाहे वाटर स्प्रिंकलर्स जो 523 लगाए गए हैं दिल्ली के अंदर, जो एंटी स्मॉग गन्स जो लगाई गई हैं। AQI 600 कैसे है फिर? जो मोबाइल परविंदर भाई, AQI 600 पर कैसे है फिर? कोई पटाखा नहीं फूटा है आज जी। AQI 600 पर कैसे है? औसत 400-450 के आसपास है। ये हमें सर, अक्टूबर नवंबर में प्रदूषण इतना बढ़ जाता है जब मौसम चेंज होता है, धुंध होती है। जब सर प्रदूषण बढ़ ही जाता है तो हिंदुओं को भी पटाखे जला लेने देना था। हिंदुओं को जेल में डालकर क्या मिलना था?
जब सब कर ही रहे हैं तो हिंदू को भी एक दिन पटाखा फोड़ लेने देते हैं। दिवाली सबका पर्व है। नहीं, जो दिवाली है सर वो सिर्फ हिंदुओं का पर्व नहीं है। दिवाली हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब पूरे 130 करोड़ जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, पूरे संसार में रहने वाले लोग उसको मनाते हैं। जब सारे के सारे लोग इकट्ठा पटाखे चलाएंगे तो उसका प्रदूषण लेवल इतना बढ़ जाएगा कि बहुत सारे लोग, बड़ी संख्या में हजारों लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और बोतों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दिवाली का मतलब सिर्फ पटाखे पर वो तो यूपी में भी फूटा सर, भगवान राम, वो तो हरियाणा में भी फूटा, आपके रोकने के बाद दिल्ली में भी फूटा। वो आप देखिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट हो गया है? होली में पानी मत बर्बाद करो, दिवाली में पटाखे मत चलाओ और उसके बाद जो मन में आए करें सरकारें, प्रदूषण न रुके इनसे तो कोई बात नहीं, लेकिन बस एक दिन पटाखे न फोड़ने को लेकर ऐसी ऐसी बातें कि जेल में डाल देंगे ये होगा। क्या ये हिंदू के सॉफ्ट टारगेट बनाने का तरीका, या ये दिखाने के लिए सिर्फ हिंदू मिलता है कि भाई हम कुछ करते चाहिए तो पटाखे पे बैन कर दो? देखिए सुशांत जी, ये बहुत गंभीर मसला है और इसमें जो जाने जा रही हैं प्रतिदिन वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी है और ये देश के लिए गंभीर मसला है। लेकिन दिल्ली में आकर ये थोड़ा विचित्र हो जाता है। दिल्ली में आकर विचित्र क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां एक ऐसा मुख्यमंत्री चुना गया जिसने कहा था कि हम सारी समस्याओं को तुरंत खत्म कर देंगे, भाजपा और कांग्रेस के वश का नहीं है। कमाल की बात यह हुई कि जब से अरविंद केजरीवाल सत्ता में हैं तब से कोई एक समस्या खत्म नहीं हुई। ना तो जो होली के समय भले ही वो कहें कि पानी से मत खेलिए, लेकिन जो दिल्ली की जो बस्तियां हैं, दिल्ली के जो ऐसे इलाके हैं जहां पाइप से पानी नहीं पहुंचता तो वहां टैंकर की लाइन न लगती हो, टैंकर की कमीशन खोरी न होती हो, दिल्ली जल बोर्ड काम न करता हो, ये कहीं नहीं दिखा। और न ही यमुना साफ हो पाई जिससे पानी और ठीक होता। और मुझे लगता है कि अच्छा है कि दीपावली होली हो जाती है तो लोगों को पता चल जाता है भाई कि पानी की दिक्कत है दिल्ली में, छठ होती है तो यमुना की दिक्कत है दिल्ली में, ये दीपावली होती है तो लोगों को पता चलता है कि अरे भाई बड़ा AQI बहुत गड़बड़ हो गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। वरना सोचिए कि जिस दिल्ली में औसत 200 के ऊपर हवा का जो प्रदूषण का स्तर है वो औसत 200 के ऊपर हो, वहां के मुख्यमंत्री को साल में 1-2 दिन के अलावा कभी चिंता नहीं होती। कोई भी एक ऐसा काम, कोई भी एक ऐसी योजना, 7 साल से ऊपर हो गए, कोई एक ऐसी योजना अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नहीं बनाई जिससे दिल्ली के लोगों को साफ हवा पानी मिले। एक बात वो कहते थे, अभी परविंदर सेठी जी कह रहे हैं कि पंजाब से आके हरियाणा, यूपी छोड़ के चला आता है। परविंदर सेठी जी सब जानते हैं लेकिन अभी वो बता नहीं रहे हैं शायद। यही पराली तो तब भी पंजाब वाली थी ना, जब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि ये सारे पड़ोसी राज्य मिलकर दिल्ली की हवा खराब कर रहे हैं। तब ये दुश्मन बनाते थे दिल्ली के लोगों को, हरियाणा और पंजाब का। अब जानते हैं क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो किसान पंजाब से दिल्ली आके घेर के बैठे थे, उसको भगवंत मान का घर घेर कर बैठे हुए। वहां एक किसान भगवंत मान के घर के आगे मर गया और उसकी जान जाने के बावजूद वहां की सरकार न तो किसानों को मना पा रही है, न समझा पा रही है, और ऐसे में उनकी हिम्मत नहीं है कि पराली जलाने से रोक पाए। दिल्ली से लेकर पंजाब तक लोगों का दम घुट रहा है। नहीं, और वो इसलिए भी नहीं बोल पाएंगे। मैं आपको यह भी बता दूं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, परविंदर भाई तो बोल गए फिर भी हरियाणा का, लेकिन हरियाणा में केस घटने के बावजूद बोल गए। आम आदमी पार्टी का अगला जो मिशन है वो हरियाणा ही है। उनको हरियाणा में अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो वो हरियाणा पर भी शायद नहीं बोले। पंजाब में तो खुद की सरकार है। अभी हमारे साथ रिजवान अहमद जुड़ जाएंगे बस थोड़ी देर में, तब तक माजिद हैदरी भाई, अब तो कोई पटाखा नहीं फूट रहा, आपको लगता है? अभी परविंदर भाई कह रहे थे दिवाली तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका त्योहार है, तो देश के मुसलमानों को भी ये अफसोस हो रहा है कि दिवाली को टारगेट किया जाता है और असल में कोई काम नहीं होता प्रदूषण रोकने के लिए। सुशांत भाई, मौत का जहर है हवाओं में, मौत का जहर है हवाओं में। अब कहां जाके सांस ली जाए? हमें वातावरण का प्रदूषण दिख रहा है, हमें हवा में प्रदूषण दिख रहा है, लेकिन हमें दिलों में जो प्रदूषण पिछले 5-7 वर्षों से हुआ है हमें वो नहीं। आपने बात की AQI की, अर्थात एयर क्वालिटी इंडेक्स की। मैं कहता हूं कि सबसे पहले हम इस देश में हार्ट क्वालिटी इंडेक्स देखें कि हमारे दिलों में कितनी गंदगी पिछले 5-7 वर्षों से हुई है। और जो दिल्ली में इस वक्त हो रहा है ना सुशांत भाई, आप पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसमें केवल साइंस नहीं है, इसमें केवल ये नहीं कि परियाली हमारे भाई कहीं पे जला रहे जिनके पास और कोई चारा नहीं है।
या कि प्रदूषण है। दिवाली के पटाखे की मैं बात नहीं करूंगा, वो एक आस्था की बात है, हमारे भाई जलाएं, हमेशा जलता था, एक दिन से कौन सा तूफान मच जाएगा। लेकिन बात यह है कि दिल्ली में आकर के क्यों हर साल बढ़ता जा रहा है और पिछले 5-7 वर्षों से क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि एक विचारधारा जो है, जो नफरत की विचारधारा है, जो इस देश में एक धार्मिक तरीके से करने की कोशिश कर रही है, तो उसको एक चेतावनी ऊपर से आ रही है, वातावरण से चेतावनी आ रही है। सुशांत भाई, ये समझना होगा, ये आज इंसान कोई नहीं कर रहा। तो आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल देश बांटना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल नफरत फैलाना चाहते हैं, इसलिए ऊपर वाला खुदा जो है वो प्रदूषण फैलाकर अरविंद केजरीवाल को संकेत दे रहा है, आप कह रहे हैं? नहीं, ये उस सरकार को संकेत दिया जा रहा है, जो सरकार और जो पार्टी, जो विचारधारा इस देश में धर्म की राजनीति चला रही है, उसको वार्निंग दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि भाई जब तुम होगे तो तब कोरोना भी बढ़ जाएगा, जब तुम होगे तो तब यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए माजिद हैदरी जी, ये जो आप अद्भुत ज्ञान लेकर आए हैं कि भगवान जो है वो दिल्ली में प्रदूषण इसलिए फैला रहा है कि उसको बीजेपी को ये संकेत देना है कि तुम नफरत वाली पॉलिटिक्स जो कर रहे हो उससे ये होता है। तो ये चीजें ऊपर की जो चेतावनी होती है वो ऐसे ही होती है, ऊपर से कोई आवाज तो नहीं है कि हेलो भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मुसलमान को तंग मत करो, माइनॉरिटी को तंग मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, मुसलमान को तंग मत करो। मुसलमान के लिए कोई बताइए, मुसलमान के किसी त्योहार पर कोई बैन है? देखिए, मैंने तो हिंदू भाइयों की आस्था की पटाखे जलाने की, एक दिन के पटाखों से कौन सा तूफान मच जाएगा जहां गाड़ियां ही। तो फिर भाई बात यह है कि यहाँ तो फिर क्यों रोका? आप रुकिए माजिद भाई, एक सेकंड। आप कह रहे हैं एक दिन पटाखे जलाने से कोई तूफान नहीं आता, तो जिन लोगों ने एक दिन पटाखे जलाने को तूफान बना दिया और उसमें कहा कि जेल में डाल देंगे, वो लोग एंटी हिंदू थे? फिर देखिए, यही तो बात है, आपस में भाजपा की और आम आदमी पार्टी की इस मामले पे क्या सेटिंग थी? कोई फिक्स मैच था? क्या था? गुजरात को लेकर के ऐसे ऑर्डर फिक्स मैच था। इस पे तो इंक्वायरी बिठवाइए, ना कि मेरे हिंदू भाइयों की आस्था से किसने खेला? क्या भाजपा का इसमें हाथ है? कोई सीक्रेट हाथ है? कैसे हुआ है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, माजिद हैदरी कह रहे हैं एक तो ऊपर वाला प्रदूषण कर रहा है ताकि लोगों को पता चले कि कैसी सरकार है, ये इनको डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है ऊपर से। दे रहा है। अब वो ऊपर वाला आपको मुंह से तो नहीं बोलेगा ना भाई सुधर जाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो, देश को कैसे बर्बाद कर रहे हो 7 वर्षों से। अलग तरीके की चेतावनी होती है, जैसे आपने देखा कोरोना में क्या हुआ, हमारे भाई कैसे मारेंगे, कैसी चेतावनी आई। अच्छा माजिद, इस वक्त लैंडस्लाइड कैसी आती है? एक सेकंड हर्षवर्धन भाई, एक सवाल आ गया इनका जवाब सुन के मन में। माजिद भाई, इतना आपको ऊपर से डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है भगवान से, तो जरा ये भी बताइए कि जो लोग सर तन से जुदा के नारे लगा के गर्दन काट देते हैं, उनको कैसे भगवान बताता है कि ये नहीं करना, ये गलत कर रहे हो? देखिए, वही तो आपको सारा मामला समझना है कि चेतावनी आ रही है। कैसे? ऊपर से चेतावनी है जो दिखेगी नहीं, जो हाँ, तो उनको कैसे आई? उनका वाला भी दिखाइए ना। सर तन से जुदा करने वालों को कैसी चेतावनी आई? इसके लिए आपके पास मेरे जैसा साफ मन चाहिए। जब आपके पास अरे तो इसीलिए तो कह रहा हूं भाई, हर्षवर्धन त्रिपाठी, परविंदर भाई, मैं सब करप्ट मन वाले हैं। आप बताइए ना, आप बता दीजिए कि कैसे जो सरतन से जुदा कर रहे हैं उनके लिए ईश्वर कैसे संकेत देता है? पानी खत्म हो जाता है नल में, या खेत में जो है सांप निकल आता है, क्या होता है उसमें, क्या होता है? देखें, अभी तो जो हम देख रहे हैं, जहां से राजनीति सारी धर्म की चल रही है, वहीं पर सारा ऊपर का इस वक्त मामला घूम फिरा के आ रहा है और एक बड़ा AQ एयर क्वालिटी इंडेक्स का बम बन रहा है। यहाँ पे क्यों बन रहा है? क्योंकि उसमें ऊपर का हाथ है भाई, ऊपर का हाथ है। आस्था रखने वाला देश है भाई। यहाँ पे जब दुआ मांगते हैं तो बारिश पड़ती है, दुआ नहीं मांगे बारिश नहीं पड़ती है, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। ठीक है, तो इस देश में ऐसी चीजें होंगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सुन लिया, अभी ये नहीं बता पा रहे कि सरतन से जुदा वालों के लिए ऊपर वाला क्या सिग्नल देता है, लेकिन पॉल्यूशन इनके हिसाब से एक सिग्नल है भगवान का। देखिए सुशांत भाई, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि ऐसे ही अंधविश्वास जैसी चीज बढ़ाने की कोशिश की थी अरविंद केजरीवाल ने कि लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगा दीजिए तो समृद्धि आ जाएगी। मेरा मानना है कि इस देश में हर हिंदू, और वो बहुत साफ दिखता है कि हम पूजा करते हैं लक्ष्मी गणेश की, लेकिन कर्म पर यकीन रखते हैं। तो वैज्ञानिकता और कर्म, इस सब के साथ हम आध्यात्मिक लोग हैं। तो एक तो उस तरह का अंधविश्वास माजिद हैदरी जी बढ़ा रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इनका जो राजनीतिक विश्लेषक लिखा, आप लिख दीजिए आसमानी मामलों के जानकार। ये बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए हम में से तो किसी को इतना आसमान नहीं समझ में आता है। मतलब मैं कोशिश करूंगा, माजिद भाई कह रहे हैं तो एक आध बार रोकने की कोशिश करूंगा। ये पूरी तरह से हमारी अपनी समस्या है।
ये भगवान ने नहीं प्रदूषण किया है, हमने अपनी नदियों को खराब किया, हमारी सरकारें अपनी जिम्मेदारी से बचती रहीं, हमने अपनी हवा को खराब किया, हमारी सरकारों ने काम नहीं किया, और उस पर हम कहें कि इसमें भगवान और अल्लाह का दोष है? कैसी बात कर रहे हैं? और ये राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर जहां इसको लोग देखते हैं, घर परिवार में देखते हैं, लोगों का मन बनता है, तर्क लोग सीखते हैं डिबेट देख के, और उसमें ऐसे अंधविश्वासी व्यक्ति को, इनको आसमानी मामलों का जानकार लिखिए और लिखिए कि ये जो कह रहे हैं इसका वैज्ञानिकता से, आज के आधुनिक युग से, तर्क से, तथ्य से कोई वास्ता नहीं। हाँ, दिल्ली के संदर्भ में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि दुर्भाग्य से जो मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला है वो भी कुछ इसी तरह का आसमानी मामलों का जानकार हो गया, इसीलिए ये समस्या और बढ़ती जा रही है। और स्मोक टावर जो लगाया है उसको बंद कर दिया है, ठीक है, स्मोक टावर जो है उसको बंद कर दिया। परविंदर भाई मुझे ये बताइए, जो सवाल उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में प्रदूषण खत्म करेंगे, नहीं हुआ, यमुना साफ करेंगे, नहीं हुआ, पंजाब में पराली जलने से रोकेंगे, नहीं हुआ, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ वादे करती है या उसमें डिलीवर करने के लिए उनके पास कुछ है? सर, भारतीय राजनीति में सिर्फ एक आम आदमी पार्टी है जो डिलीवर करने में सबसे आगे है, और जो एक पार्टी है जो जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे राजनीति नहीं करती। वो शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, रोजगार के नाम पे, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, वुमेन सेफ्टी के नाम पे, एनवायरमेंट के नाम पे, इन मुद्दों पे जो आम आदमी के मुद्दे हैं उनके ऊपर काम भी करती है। देखिए, ये बहुत बड़ा जो पोल्यूशन का मामला है, एक नेशनल इशू है, पूरे देश के अंदर पोल्यूशन की समस्या है। इसको लड़ने के लिए मैं बार ये कहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप से ये सुलझने वाला परविंदर भाई आप कह रहे हैं, परविंदर भाई आप कह रहे हैं, परविंदर भाई आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं करती। लोग पलटकर आपसे ये क्यों ना पूछें कि दिल्ली में इमामों को तो सैलरी दी जाती है, लेकिन हिंदुओं के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को हंसी आती है, उनके नेता हंसते हैं। दिवाली में पटाखे फोड़ोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। तो हिंदू क्यों ना ये पूछे कि उनके साथ तो अन्याय होता दिखता है, बाकियों के लिए तो अलग व्यवहार नजर आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हिंदू मुसलमान का इशू फिर रेज कर दिया जाता है। हिंदू जो है यहाँ पे मेजॉरिटी है, जो माइनॉरिटीज हैं उनकी समस्याओं को एड्रेस किया जाता है। वो सेंटर सरकार भी करती है और स्टेट सरकार भी करती है, लेकिन उसको इशू बना लेना, उसको एक किसी चीज को इशू बना लेना। देखिए हर्षवर्धन जी, आपको पता है सेंटर इमामों को सैलरी दे रहा है? लोग जो हैं, मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में नहीं। नहीं, ये पूरी तरह से दिल्ली वक्फ बोर्ड का फैसला है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम वक्फ बोर्ड को देश की सबसे अमीर संस्था बनाएंगे। वो वीडियो वायरल है उनका। और ये केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं जिसमें इमामों को अलग से पैसा दिया जाए। नहीं, देखिए, जो माइनॉरिटीज हैं, यमुना सफाई के लिए पैसे आते हैं तो वो नहीं काम में आते। एहसास दिलाया जाता है कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। जो माइनॉरिटीज है वो हमेशा एक, तो परविंदर भाई आप ये कह रहे हैं, परविंदर भाई आप ये कह रहे हैं कि हिंदू का बहुसंख्यक होना उसका गुनाह है कि तुम बहुसंख्यक हो इसलिए तुम पटाखे ना चलाओ। परविंदर जी से पूछिए ना, ग्रंथियों को गुरुद्वारों में और अलग जो अलग काम करते हैं लोग, गुरुद्वारों में सेवा का काम करते हैं, उनको ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? नहीं, पर वो सिखों को माइनॉरिटी मानते हैं क्या परविंदर भाई? नहीं, माइनॉरिटी, देखिए, जो परविंदर भाई आज आपकी हालत खराब लग रही है मुझे। जो व्यक्ति आपके सारे बाउंसर पड़ रहे हैं और आप आपसे जवाब खेलते नहीं बन रहा है। नहीं, मैं देखिए, किसी एक पार्टी को टारगेट करना सिर्फ टारगेट क्या है सर, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। बढ़ता जा रहा है। परविंदर भाई, चुनाव आ रहे हैं, देखिए एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, गुजरात के अंदर पुल गिर जाता है, 150 आदमी मारे जाते हैं। वहां पे भी तो इस मुद्दे को भी तो एड्रेस करना चाहिए ना। वहां उसकी जवाबदारी कौन देगा? वहां पे करप्शन का सीधा करप्शन का मामला बनता है। नहीं, परविंदर जी, उसकी जवाबदेही भाजपा सरकार की है, और लेकिन कम से कम आम आदमी पार्टी उसी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन दिल्ली में तो ये जवाब सरकार को देना होगा ना। यहाँ की जवाबदेही भी वो गुजरात की सरकार देगी। प्रतिदिन लोगों
हिंदुओं का नहीं, जीना परविंदर हुआ है। जी, बाप सरकार या आप लेना जवाब है, दे रही है। परविंदर भाई, सरकार नहीं परविंदर भाई प्रैक्टिकली देखिए, जवाब दे रही है। परविंदर भाई, सर, वो बातों से पेट नहीं भर रही, परविंदर भाई, अलगाववाद नहीं पैदा कर रही, वो सोल्यूशन की परविंदर तरफ भाई, चल रही है। गुजरात पे हमने डिबेट किया, गुजरात पे हमने शो कर लिया। आज इस शो में हम बात कर रहे हैं हिंदुओं की आस्था को कैसे टारगेट कर दिया जाता है, ये लोगों के मन में आ रहा है, और अगर वाकई सीरियसनेस है तो वो दिखती क्यों नहीं। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इमामों को सैलरी दी जा रही है ताकि अल्पसंख्यकों में विश्वास जगे कि भाई वो सुरक्षित है। तो हर्षवर्धन भाई ने पूछा कि क्या गुरुद्वारों में ग्रंथियों को भी मिल रहा है, क्या वो अल्पसंख्यक नहीं है, उनके अंदर विश्वास जगाना जरूरी नहीं है? मिल रहा नहीं, मैंने ये कहा कि जिस व्यक्ति को जरूरत है, जो व्यक्ति अब जरूरत अपना आ गई। पालन पोषण नहीं कर पा रहा, उनको एक सहायता दी जाती है। जो व्यक्ति नहीं, मैंने पहले भी बोला ये बात। परविंदर भाई, मैंने पहले भी ये आपको बात पता है बोली जो है हिंदुओं कि के जिस व्यक्ति पुजारी को हैं, सरकार ये देखती परविंदर है। भाई, हिंदू मंदिरों में जो पुजारी हैं, आपको सब लगता है बंगले में रहते हैं क्या? उनको जरूरत नहीं है, इमामों को जरूरत है खाली। नहीं उनको नहीं, देखिए, मैं हिंदू मुसलमान में जाना नहीं चाहता। आप जाना नहीं चाहते, लेकिन जो जा रहे हैं उसको पूछना हमारा काम है। हम दिखा यही रहे हैं कि इस देश में आज हिंदू जागृत इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसको अपने साथ गलत होता दिखने लगा है। अब बताइए माजिद हैदरी जी, आप बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से। कहां से आ गया? मुझे सुशांत भाई आप बताइए, प्रदूषण में मुसलमान बेचारा कहां से आ गया? हम तो आटे में नमक के बराबर हैं। 15% हम टोटल इस देश में है। कभी आप इसमें बात नहीं करते कि भाई ये कब बढ़ेंगे, इनकी संख्या कब इतनी होगी सेकुलर राष्ट्र में कि हम 50-50 की 50-50 के बराबर होंगे? 50-50 कभी कोई बेस मतलब 50% हमारी हिंदू परविंदर भाई, आप भी अल्पसंख्यक हैं, आप वो जीरा बराबर है, तो आप उनको कुछ बताइए ना। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो जीरा बराबर है। हम तो माइक्रो माइनॉरिटीज हैं, हम तो माइक्रो और माइनॉरिटीज वो हैं। माइक्रो माइनॉरिटी को कुछ नहीं मिलता। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री घायलों से मिल रहे हैं, उसकी तस्वीर भी आ रही है। प्रधानमंत्री मोरबी पहुंचे हैं, उसकी तस्वीरें, अस्पताल में घायलों से हालचाल पूछते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। अब वो घायलों से अस्पताल में मुलाकात कर रहे हैं, उनसे हालचाल पूछ रहे हैं। ये तस्वीर आ रही है मोरबी की। अब माजिद हैदरी अपनी बात कहिए। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, इस देश में हम केवल 15% है, आटे में नमक के बराबर है, उतना भी नहीं है। और हमारे जो हाल है, जो हमारा बुरा हाल है, वो सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बता दिया है। मैं नहीं कह रहा, सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो हमारी सरकार ने मानी है, एक्सेप्ट की है, उसमें लिखा है कि सबसे बुरा जो इस देश में हाल है वो मुसलमानों। अब अगर आपने जो बात की कि भाई कहीं मुसलमान इमाम को तनख्वाह मिल रही है, अरे मैं कह रहा हूं भाई हर मुसलमान को तनख्वाह दो इस देश में। हर मुसलमान को तनख्वाह दो, हर मुसलमान को कोई कोटा दो, कहीं ना कहीं तो कोटा दो। हमारा तो वो बुरा हाल है भाई, जम्मू कैबिनेट में एक मंत्री हमारा नहीं है, उस पर कभी आप चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, हमारी जितनी भी जहां पे भाजपा की सरकार कैबिनेट है क्या? सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो, कैबिनेट है क्या? नहीं है। अच्छा माजिद हैदरी, एक बात बताइए। नहीं, एक मिनट हर्षवर्धन भाई, एक मिनट रुकिए। ये आप नया ले आए कि मुसलमानों की हालत खराब है, उनके लिए कुछ होना चाहिए, ये मैं मानता हूं, लेकिन हर मुसलमान को सैलरी मिलनी चाहिए। आप कह रहे हैं आप 15% हैं, तो जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, उसमें जो बहुसंख्यक है, उसमें से लोग नहीं हैं, उनको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि उनकी संख्या जो है वो 80% है, 70% है, तो उनका त्योहार भी रोक दो, उनको पैसा भी ना दो, उनको सैलरी भी ना दो, ये चलता है क्या? मेरी विनती होगी, हिंदू भाई फैमिली प्लानिंग ले आए, मेहरबानी करके हिंदू भाई फैमिली प्लानिंग लाएं। मोहन भागवत जी ने, माननीय भागवत जी ने कहा है फैमिली प्लानिंग लाओ, फैमिली प्लानिंग लाएं। इतनी जनसंख्या अभी हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट क्या है आपको पता है माजिद हैदरी? फर्टिलिटी रेट पता है हिंदुओं की? थोड़ा सा इनके साथ सहानुभूति रखिए। ये कुछ भी जनसंख्या देखिए ना, 80%, फिर आप बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। अरे थोड़ा समझिए, इस देश को कहीं बैलेंस पर तो लाइए। अरे भाई, आपको 80% दिखता है। सुनिए बॉस, हेलो माजिद हैदरी, 80% हिंदू इसलिए नहीं हो गया क्योंकि हिंदू बच्चे ज्यादा पैदा कर रहा है। हिंदू इस देश में रुका, इसी देश में रहा, उसका कोई अलग देश नहीं है। मुसलमान बड़ी संख्या में पाकिस्तान चले गए, वरना वो 15% नहीं होते। इस बात को ध्यान में रखिए। बच्चे पैदा कर करके 80% नहीं होते हैं कि दोनों 15-15 पे थे, हिंदू 80 पे पहुंच गया। हर्षवर्धन त्रिपाठी,
ये तो गलत बात कर रहे हैं। देखिए, एक तो आप लोग सुशांत जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये आसमानी मामलों के जानकार हैं। उल्टा आप आप इनसे दोष चढ़ाएंगे हमेशा। प्रदूषण पे अरे बात आपको कौन करेंगे, दोष आप दे रहा इनसे भाई? बात करेंगे हम तो कि कह रहे हैं आपको यमुना जैसे साफ नहीं सुविधाएं हो रही मिली। है। अरे भाई आपको कुछ और कोई बात दोष नहीं करेंगे। दे रहा, कोई मुसलमानों के विरोध में बात नहीं कर रहा। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आप 15% हैं, लेकिन आपको कोई चू भी नहीं बोल सकता। आपके किसी त्योहार पर कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन जो 80% है उसको कहते हैं पटाखे फोड़ोगे तो जेल में डाल देंगे, पानी खर्च करोगे होली में तो पानी खत्म हो जाएगा। इस पर चर्चा कर रहे हैं कि नियत कहां है, सफाई कहां है। हर्षवर्धन जी आप बोलिए। ये कहिए ना कि मुसलमान देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है सुशांत जी, और मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार के साथ मिलकर, वो इसलिए मैं मिलकर कह रहा हूं क्योंकि ये आधा अधूरा राज्य है, पूर्ण राज्य भी नहीं है। और पंजाब में अपने आप, क्योंकि वहां पूर्ण राज्य है, वो सब कुछ कर सकते हैं, तो पंजाब में तो ये किसानों के लिए केंद्र से मदद मांगते हैं, और दिल्ली में कहते हैं कि हमें आपके साथ की जरूरत नहीं। ये जो दोहरा चरित्र है आम आदमी पार्टी का ना, इसको ध्यान से देखिए। जहां आधा राज्य है, जहां केंद्र सरकार की कृपा पे ही सब कुछ होना है, जहां संवैधानिक व्यवस्था के तहत इनको एलजी और केंद्र सरकार से सब पूछना चाहिए, वहां ये लड़ते रहते हैं। जहां पंजाब में इनकी पूरी सरकार है, वहां ये कहते हैं कि हमको पराली के लिए केंद्र सरकार पैसे दे दे, तब हम किसानों की समस्या समाधान कर पाएंगे। और चाहे पंजाब में मशीनें हो क्रॉप मैनेजमेंट की, वो बेकार पड़ी हैं। दिल्ली में स्मोक टावर है, वो पड़ा हुआ है। और क्या दिल्ली की सरकार, दिल्ली का जल बोर्ड, दिल्ली में जो लोग भी हैं, क्या ये इस वक्त कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते सिवाय इसके कि रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ? यानी जो प्रतीकात्मक तरीके के जो उपाय हैं उसको करके फोटो छपवा लेना, कुछ विज्ञापन अच्छे छप जाए, कुछ इनके वॉलंटियर हो जाए, इससे आगे आम आदमी पार्टी नहीं देख रही। मुझे लगता है ये गंभीर ठीक है माजिद हैदरी, मैं बस आपको एक क्लैरिटी देते हुए परविंदर सेठी के पास जा रहा हूं, उनसे जवाब लूंगा। इसमें कोई मुसलमानों के विरोध की बात नहीं है, और ना मुसलमानों का मैं कोई दोष मानता हूं। ये दोष नेताओं का है जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई दोष नहीं है। परविंदर भाई, नहीं, एक मिनट रुकिए। परविंदर भाई मुझे ये बताइए, एक मिनट रुकिए। परविंदर भाई मुझे ये बताइए, दिवाली में पटाखे जलाने से प्रदूषण इतना बढ़ जाता कि जेल में डालने की बातें हो रही थी, तो पंजाब के अंदर जो 13,000 से ज्यादा केसेस हैं पराली जलाने के, उनमें से कितने किसानों को जेल में डाला है? नहीं, देखिए जेल में कितने लोगों को डाला आप? दिवाली में कितने लोगों को जेल में डाला? पूरी दिल्ली ने पटाखे चलाए, क्योंकि जो सेंटर सरकार है उसके अधीन पुलिस है, पुलिस उसको इंप्लीमेंट करती नहीं। आपस में एक टकराव की राजनीति, लोग कह रहे हैं कि शुक्र है वो बीजेपी के पास पुलिस है, नहीं तो आप उठवा लेते लोगों को। कि बेनिफिट उससे नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपस में टकराव की राजनीति है। दिवाली तो सबका त्योहार है, सब लोग उसको बड़ी श्रद्धा और प्यार से मनाते हैं। परविंदर भाई, जब 130 परविंदर भाई सुनिए, मेरा प्रश्न यह है कि दिल्ली में आप कह रहे हैं पुलिस आपके पास नहीं थी, इसलिए आप लोगों को अरेस्ट नहीं कर पाए। पंजाब की पुलिस तो दिल्ली आके अरेस्ट करके ले जाती है, वहां जो लोग पराली जला रहे उनको क्यों नहीं अरेस्ट करती फिर? नहीं, देखिए, नहीं, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं इस देश के अंदर, कानून का मजाक बन रहा है हर जगह पे। आज मैं बताता हूं, आज 1 नवंबर है, आज 38 साल हो गए 84 के। मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूं, आज के दिन जो है, आज से 38 साल पहले हजारों सिखों का कत्लेआम 3 दिन तक होता रहा, उसका न्याय आज तक नहीं मिला। और वो एक श्रृंखला बनती चली जा रही है कि न्याय व्यवस्था यहां चरमरा गई है। न्याय से लोगों को, जो एक आम आदमी है उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, ब्लैकमेल करा जाता है। जो कल्प्रिट है, जो क्रिमिनल है, वो खुलेआम घूमते हैं, उनको कानून का कोई डर ही नहीं है। इसके लिए आप कह रहे हैं पंजाब में जो पराली जला रहे हैं वो क्रिमिनल हैं, वो खुले में घूम रहे हैं, जिसमें नहीं, ये किसान, देखो, एंटी किसान तो ये सरकार भी अपने आप को साबित कर चुकी है कि वो एंटी किसान है। उनके साथ वादे करने के बाद भी मुकर गई। उनके ऊपर जो हजारों किसानों के ऊपर जो केस थे वो भी वापस नहीं लिए। जो 750 परविंदर सेठी जी आपको पता है, मुआवजा नहीं दिया। परविंदर सेठी जी आपको पता है, जब दुनिया में आग लगी हुई है, परविंदर सेठी जी आपको पता है, दुनिया में आग लगी हुई है, यही सरकार रशिया से जो है वो खाद मंगा कर और 70 रुपए का सब्सिडी देकर दे रही है किसानों को, जिसको आप किसान विरोधी सरकार बता रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मुझे यह बताइए कि अब हम उसी मसले पर आ गए
कि हिंदुओं के लिए पटाखे लाओ वरना जेल में डाल देंगे, ये बोलना तो आसान है, लेकिन किसान जो है उसके लिए ऐसा बोल दिए तो आप एंटी फार्मर दिखने लगेंगे। आप किसान से वोट कैसे मांगेंगे? आप गरीब के खिलाफ दिखने लगेंगे। तो सरकारें वहां हाथ जोड़ देती हैं, चाहे वो कहीं की भी हो, और उसमें वही अरविंद केजरीवाल के साथ भी हो रहा है पंजाब में। देखिए, पंजाब में अरविंद केजरीवाल के साथ जो हो रहा है उसके लिए तो बहुत हद तक जिम्मेदार है। आपको याद होगा जब कृषि कानून बने थे तो उन्होंने खुद कृषि कानूनों में से एक कानून को लागू कर दिया था, उस बिल को कानून बना दिया था और बाद में विधानसभा के पटल पर उसको फाड़ दिया। उसके बाद ये लोग चले गए कि हम वाईफाई कनेक्शन दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। वो राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल वहां सेवा करने चले गए। सवाल ये कि क्या वो कोई गुरुद्वारे में गए थे? वो किसानों का आंदोलन था, उनकी मांग जायज नाजायज उस पर बात हो सकती है। मैं ये मानता हूं कि वो किसानों के लिए सबसे जरूरी कानून थे। अगर वो बनते तो उनकी स्थिति में सुधार आता। लंबे समय से सिर्फ एमएसपी पर टिका हुआ किसान वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, उसकी अपनी जो साधारण जो जीविका है वो ठीक नहीं हो रही। वो पराली जला के सोचता है कि हम कुछ पैसे बचा लेंगे और उसकी वजह से उसका जीवन ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये देश में एक जो विचित्र स्थिति किसान के नाम पर बनाई गई है उसको भी दिखाता है, और शायद यही वजह है कि उनको लग रहा है ठीक है थोड़ा प्रदूषण हो जाएगा, थोड़ा किसान बर्बाद हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा काम चलता रहेगा, इसलिए वो शांति से बैठे हुए हैं और वो देश भर को ये प्रवृत्ति परेशान कर रही है। अब बोलिए माजिद हैदरी, बोलिए। देखिए सुशांत भाई, एक तो दिवाली के पटाखों की आवाज मुसलमान सुने, इसका 15% देश का मुसलमान आवाज सुने, लेकिन गरबा के पंडाल में ना जा पाए। पहले आपके दोहरे मापदंड कि दिवाली के हम आवाज भी सुने, चरागान भी देखे, सब कुछ देखे, लेकिन गरबा के पंडाल पे मुसलमान नहीं। अरे मत देखिए भाई, दूसरी बात जो यहाँ पे तो आप कान में रुई डाल लीजिए, इतनी तकलीफ है तो मत देखिए, मत सुनिए। रुई डालने की बात नहीं, आप कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपको बहुत तकलीफ हो रही है कि आप पटाखे की आवाज सुन रहे हैं लेकिन गरबा में नहीं जा सकते। आप देखें ना अरे भाई मुझे एक बात बताइए, एक मिनट माजिद हैदरी, आप एक मिनट माजिद हैदरी, मुझे ये बताइए, सुनिए, आप पटाखे की आवाज सुनते हैं इसलिए आपको बेनिफिट में ये मिले कि आप गरबे में जाएं। आपको गरबे में क्यों जाना है? इस्लाम में तो मौसीकी अलाउड नहीं है, नाच गाना अलाउड नहीं है, क्यों जाना है आपको गरबे में? क्या करने जाना है? भाई मुझे बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे गरबे में इसलिए जाना है क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, धर्म का नहीं है। भारतवर्ष की संस्कृति का हिस्सा रहा है, सदियों से रहा है, हजारों साल से रहा है। हजारों साल से मुसलमान और हिंदू एक साथ गरबा खेलते थे, लेकिन अब इस साल से भागवा विचारधारा ने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अरे तो भाई मैं ये कह रहा हूं, किसी ने एक मिनट, हेलो सुनिए, एक मिनट सुनिए, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। गुजरात में किसी पंडाल में मुसलमान भाई जाकर जो है वो गरबे नहीं खेल रहे होते थे, ये आप गलत जानकारी दे रहे हैं। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं कि खेलते थे? आप बताइए ना, आप दिखाइए, पुराने विजुअल दिखाइए, पुरानी न्यूज रिपोर्ट दिखाइए, कुछ दिखाइए। अरे भाई हर साल जाते थे, आज अचानक आपको विजुअल क्यों चाहिए? तो ये तो संस्कृति का हिस्सा रहा है, संस्कृति में सबूत। अरे भाई संस्कृति का हिस्सा जो रहा है, सुनिए, संस्कृति का हिस्सा था तो कश्मीरी हिंदुओं को भी वहां रहने देना था, उनको तो मार काट के निकाल दिया वहां से। उनकी संस्कृति समझ में नहीं आ रही थी। दिवाली के पटाखे सुनने के बाद आपको गरबे में घुसने दिया जाए, आप कह रहे हैं। अरे भाई मंशा अच्छी है तो जाइए। आपके खुद के धर्म के लोग यहां डिबेट में बैठ के कह रहे थे मंशा ठीक नहीं थी, इसलिए वहां जाने से रोका गया। देखिए पंडित भाइयों को किन्ने निकाला उसका प्रूफ कराइए ना। भाजपा की सरकारें करती क्यों नहीं है प्रूफ? 15 वर्ष से करके। अरे किसने निकाला? इसमें क्या प्रूफ करना है बॉस? क्या मस्जिदों से नारे लग रहे थे वो लोगों को पता नहीं है क्या? क्या अखबारों में रिपोर्ट से वो लोगों को पता नहीं है क्या? कौन मुख्यमंत्री वहां पर रातों रात चला गया लंदन छोड़कर, ये लोगों को पता नहीं है क्या? क्या प्रूफ करना है? अरे मेरे भाई ये जबानी जमा खर्ची से बात, कोई जबानी जमा खर्ची नहीं है बॉस। यही आपकी संस्कृति है कि जहां आपका मन किया वहां आप गरबे में घुसेंगे, और कश्मीरी हिंदुओं के साथ जिसने गलत किया उसमें हम आप जांच कराइए। क्या जांच कराना है? कश्मीर में किसने निकाला कश्मीरी हिंदू? मुसलमान को कहता हूं कि गरबा के पंडाल में जाओ भाई, आस्था से जाओ, गरबा के पंडाल में जाओ, हर वर्ष जाओ, क्योंकि ये जो धार्मिक भेदभाव इन्होंने इसमें गरबा के पंडाल का भी बंटवारा किया, ये भागवा विचारधारा खत्म करनी होगी, इंशाल्लाह जरूर करनी होगी। हर गरबा पंडाल में जाए मुसलमान, क्यों आई कार्ड मांगोगे? आप कौन होते हो आप आई कार्ड मांगने वाले? संस्कृति का बंटवारा करोगे, धर्म का बंटवारा, संस्कृति का बंटवारा, हमारे परिष्ठा परंपरा का बंटवारा क्या करोगे आप इस देश का? अभी आज पटाखे के नाम पे भी, अब प्रदूषण के नाम पे भी बंटवारा हो रहा है। अरे सारी गलती प्रदूषण हमारे दिमाग में नहीं है, भागवा विचारधारा में है। भागवा विचारधारा बदलो मेरे भाई। अच्छा मुझे एक बात बताइए, गरबे में मुसलमानों को जाना चाहिए, हिंदुओं को हज करने जाना चाहिए? देखिए अगर हिंदू भाई को इस्लाम कबूल कर लेते हैं आज, इस्लाम कबूल करने के बाद तो मुसलमान भी हिंदुइज्म कबूल कर ले, आए गरबे में?
वैसा नहीं होता है भाई। ये कौन सा आप नया क्लॉज ला रहे हो? इतने सदियों से, साल हर साल से, हजारों साल की परंपरा में आप नया आज आधार कार्ड भी ला रहे हो। हर्षवर्धन त्रिपाठी, तर्क के आधार पर यही चलेगा। अरे क्या है, होली माजिद का भाई को नाम मैं कह रहा हूं कि आप लिखिए आसमानी मामलों के जानकार। आप ठीक नहीं कर रहे हैं सुशांत जी। नहीं, मैं ठीक इसलिए कर रहा हूं कि मैं दिखाना चाहता हूं कि ये लोग जो बोलते हैं, जो कहते हैं, उसमें इनकी क्या सोच है और कैसे तुरंत जो है 2 मिनट में संस्कृति जो है उसके चिथड़े उड़ जाते हैं जब आप इनसे सवाल कर लीजिए। आप बताइए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। देखिए सुशांत जी, पहली बात तो ये प्रदूषण पर बहस है और उसी पर ये बहस रहनी चाहिए। जहां तक माजिद भाई के दिमाग में जो प्रदूषण है, तो ये बहुत साफ साफ सभी गरबा पंडालों में अब तो हो गया। बहुत साफ कहा जाता है कि आप परिवार के साथ आइए, कोई आपसे आई कार्ड भी नहीं मांगता है, कोई आपसे ये भी नहीं कहता है, आप परिवार के साथ आइए। कुछ ऐसे लोग आएंगे जो वहां बदमाशी करते हैं, गड़बड़ करते हैं, तो वो फिर पिटते भी हैं, खराब होता है संस्कृति और खराब तरीके से दिखती है, इसलिए रोका जाता है। माजिद भाई, ये समझ में आना जरूरी है। प्रदूषण का मूल मुद्दा है और उस प्रदूषण में हिंदू मुसलमान का वो जीवन देख के नहीं खतरा पैदा करेगी। यहां जो प्रदूषण है, जो प्रतिदिन सुबह हम आसमान देखते हैं, सुबह से लेकर रात तक जहरीली हवा रोज पी रहे हैं, वो हम सब के लिए खतरनाक है। सरकारों को जवाबदेह बनाना होगा, देश की हर सरकार को। लेकिन चूंकि देश की राजधानी दिल्ली हर तरह से आदर्श होनी चाहिए, मॉडल होनी चाहिए। एक ऐसी सरकार आई थी जिसने कहा था कि हम ये सब करके दिखाएंगे, जो दूसरे राज्यों के ऊपर आरोप लगाती थी। आज वो प्रचंड बहुमत से सरकार में है, लगातार सरकार में है, लेकिन कोई काम नहीं कर रही, इसलिए उस पर सवाल खड़ा होना जरूरी है। देखिए ऊपर वाले का क्या इशारा है, आस्था का देश है ना। आप देखिए ऊपर हवा क्यों जहरीली है इतनी, ऊपर वाले का क्या इशारा है। इतने ज्यादा पहाड़ क्यों गिर रहे हैं इस देश में, ये 7 वर्षों से क्यों हो रहा है। इतने ज्यादा सैलाब क्यों आ रहे हैं, 7 वर्षों से क्यों हो रहा। क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे हैं, 7 वर्षों से क्यों हो रहा। कोरोना में इतनी हत्याएं क्यों हुई है, 7 वर्षों से क्यों हो रही है। अरे थोड़ा समझिए ना, थोड़ा समझिए। अच्छा माजिद भाई, ठीक है, आसमानी मामलों के जानकार कह रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप जरा ये बताइए। चीन में उइगर मुसलमानों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ ना, शायद इसकी वजह से हुआ होगा। ठीक है, लेकिन माजिद भाई ये बताइए कि इस देश में जो मुसलमान भाई हैं वो आज भी इतनी बुरी हालत में, जो आप भी कह रहे थे, ये बुरी हालत में वो क्यों है? इसमें ऊपर वाले का क्या इशारा है? लीजिए, आपका सिग्नल जो है वो रुक गया। इसमें ऊपर वाले का इशारा है कि आपको बुलाना नहीं चाहिए था। आप जो कह रहे हैं वो बातें शायद ठीक नहीं लगी ऊपर वाले को, तो उसने आपका सिग्नल ही फ्रीज कर दिया। परविंदर सेठी जी, अब आप ये बताइए कि दिल्ली में जो प्रदूषण है, इससे लोगों को निजात मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या होगा आगे? नहीं, बिल्कुल मिलेगी। इसके ऊपर काम हो रहा है और बड़ी सीरियसली काम हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर सेंटर सरकार भी अपना कॉपरेट करे। दूसरी बात, हर्षवर्धन जी कह रहे थे किसानों के लिए, आपको पता है हजारों किसान गरीबी की वजह से आत्महत्या करते हैं। किसानों को दिवाली से मत रिलेट कीजिए, किसानों की अपनी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। किसान यहाँ पे बड़ी बहुत सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में है किसान। लेकिन आप जो प्रदूषण की बात है, प्रदूषण का मुद्दा है, उसके ऊपर सेंट्रल सरकार, स्टेट सरकार पूरी सीरियसनेस के साथ काम करे, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करे, क्योंकि सैकड़ों हजारों लोग इसका शिकार होते हैं, खास तौर पे बुजुर्ग या जो अस्थमेटिक लोग हैं। परविंदर भाई, समय में उनको आपने दो बातें कही, एक कि प्रदूषण कम करने के लिए सरकार बहुत काम कर रही है। क्या आप कुछ काम गिना सकते हैं जो दिल्ली या पंजाब की सरकार कर रही है? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि वाटर स्प्रिंकल्स का रोज 523 वाटर स्प्रिंकल्स अपना काम कर रहे हैं। एंटी स्मोक जो गन्स हैं वो भी 223 दिल्ली में चल रही हैं। उसके बाद मोबाइल एंटी स्मोक जो है उसके ऊपर भी छिड़काव हो रहा है। कंस्ट्रक्शन के ऊपर बैन लग गया है, वेल्डर्स के ऊपर बैन लग गया है, हर तरह के काम के ऊपर बैन लग चुका है। पर ये सब के बाद तो 450 है AQI को कम करने की जो, तो ये कम कैसे होगा? उसके ऊपर काम ये तो आप कर चुके जी, ये तो आप कर चुके। ये डॉक्टर ने जो है आपसे जो है तेल घी छुड़वा दिया। सुनिए, मुझे बात सुनिए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़कर आ गया 400 और डॉक्टर ने आपसे तेल घी भी छुड़वा दिया, आपसे दारू भी छुड़वा दी, आपसे सिगरेट भी छुड़वा दिया, आप जो है वो वॉक पर भी जा रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल तो कम नहीं हो रहा। सवाल ये, हार्ट अटैक किसी दिन आ जाएगा। प्रश्न ये है कि अब क्या कीजिएगा नीचे लाने के लिए? सब तो कर दिया आपने आपके हिसाब से। नहीं, देखिए,
आप जो एग्जांपल दे रहे हैं वो वाइबल नहीं है। उसमें ये जो आप कोलेस्ट्रॉल का एग्जांपल दे रहे हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किस व्यक्ति की कितनी क्षमता है, किस व्यक्ति की कितनी जो विल पावर है। लेकिन इस समाज के अंदर सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है। आप इस बात को समझिए, ये एक नेशनल इशू है और बहुत बड़ा तो कौन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है? का इतना बड़ा इशू है भाई, आप कह रहे हैं दिल्ली की सरकार 100% सब कुछ कर दे रही है, तो कौन नहीं कर रहा ये बताइए? पब्लिक नहीं कर रही है? नहीं मैं कह रहा हूं कि स्पेशलाइज्ड लोगों से सलाह लेके उसके ऊपर काम हो रहा है, नए नए तरीके जो हैं उनको अपनाया जा रहा है। लेकिन जो सरकार है, अगर परविंदर भाई मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे। मैं चाह रहा हूं लोगों को शो से ये मैसेज जाए। देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग तो आते नहीं, आप जैसे लोग जो संपर्क में हैं वो कुछ बता पाए, मैं इस उम्मीद में हूं। मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कि लोग ये सुन रहे हैं कि सब कुछ कर रहे हैं आप लोग, तब अगर AQI 450 है आज की डेट में, अभी तो ठंड और बढ़ेगी, हवा का चलना और रुक जाएगा, तो ये और बढ़ सकता है। तो क्या लोग ये मान के चलें कि अब इसके बाद कुछ नहीं बचा, ये झेलना ही पड़ेगा या कुछ होगा? नहीं डेफिनेटली होगा सर। अक्टूबर नवंबर में ये पीक पे जाता है, ये हर साल जाता है। ये आपको भी बड़ी अच्छी तरह से पता है कि नवंबर के अंदर ये पीक पे जाता है। इसको कंट्रोल करते हैं, इसके रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन धीरे धीरे इसके रिजल्ट्स भी नजर आएंगे और आने वाले समय में इसके ऊपर हम कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन सेंट्रल सरकार को भी जो यहां से दिल्ली से इंडस्ट्री को बाहर ले जाना पड़ेगा, जो पोल्यूशन वाली इंडस्ट्रीज, इलीगल इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उसके ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। और ठीक है हर्षवर्धन जी, सेंटर कुछ ऐसा है जो नहीं कर रहा जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि क्या दिल्ली में किसी राज्य सरकार की आवश्यकता है क्या? क्योंकि हम कभी भी जब इस तरह की बहस होते हुए देखते हैं तो उसमें ये बात कही जाती है, और मुझे ध्यान से बताइए, मुझे इतने वर्ष हो गए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को, सिवाय चुनाव से ठीक पहले को छोड़ दें तो कब वो केंद्र सरकार के साथ कोई योजना बनाकर उस पर काम करते हुए दिखते हैं? अगर मुझे याद है कि केंद्र सरकार ने 2015 से ही जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है उसको अमल में लाया, उसकी बात की, तो कुल मिला के बंद करने वाला हिस्सा तो वो पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये चीजें बंद करनी है, लेकिन कैसे इसको ठीक करना है, क्या उन इंडस्ट्रीज का रेगुलर चेक करने का कोई कार्यक्रम दिल्ली की सरकार करती है? क्या दिल्ली में नाले जहां से आते हैं, पानी जहां से गिरता है उसको ठीक करती है? क्या गाड़ियों को लेकर कोई एक ऐसी योजना बनी जिसमें कहा गया हो कि अच्छा ठीक है, हमें लगता है कि पर हर्षवर्धन जी, मैं तो इसका उल्टा कह रहा हूं। हर्षवर्धन भाई, लोग तो इसका उल्टा भी चर्चा कर रहे हैं कि सेंटर ने अगर वो जो दिल्ली के बाहर पेरिफेरल बनाया है, ट्रकों को उधर डाइवर्ट ना किया होता तो आज और प्रदूषण होता। वो तो सेंटर ने वो कर दिया है, तो इसकी वजह से ये हालत है, नहीं तो और होता। तो सेंटर तो कर रहा है मदद। 62,000 करोड़ सुशांत जी, 62,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं। नितिन गडकरी ने यही स्पेसिफिक फिगर बताया था और उन्होंने कहा कि इससे हम दिल्ली को डीकंजेस्ट कर रहे हैं, और वो चाहे ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हो या 14 लेन का जो बना है, जिसको हम पहले मेरठ का NH 24 कहते थे, अब जो एक्सप्रेस वे हो गया है। आप कल्पना करके देखिए कि अगर इस वक्त उतनी गाड़ियां सुबह 3 से 4 घंटे, शाम को 3 से 4 घंटे, अगर उतनी 1 लाख के आसपास गाड़ियां खड़ी रहती और धुआं उड़ाती रहती तो दिल्ली का AQI क्या होता? और उसको भी अरविंद केजरीवाल अपने खाते में लेते हैं। पटाखा बंद कर देंगे, कहेंगे देखिए हमने बचा लिया। एक्सप्रेस वे बन गया, कहेंगे हमने बचा लिया। ये ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला है जो दूसरा करे तो तुरंत उठा के अपने सिर पे ताज, और नहीं तो कहेंगे भैया तुमने चुन लिया 2025 तक कोई बात करना नहीं, ना यमुना सफाई की ना दूसरी कोई। माजिद भाई, अभी आपका 5-7 मिनट के लिए अचानक से सिग्नल ऊपर वाले ने काट दिया, ये क्या संकेत था ऊपर वाले का? उसको लग रहा था कि आप जो है वो बातें ढंग की नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसने आपका सिग्नल काट दिया था क्या? देखिए सुशांत भाई, ये आस्था जो है ना मजाक की बात होती है। मजाक देश, मैंने आपको अभी मैं यही कह ये रहा था, मैं आपको शुरू से समझा रहा था, ये मजाक का विषय नहीं है। लोगों के फेफड़े जल रहे हैं और आप ज्ञान दे रहे थे कि ये जो है ऐसी नफरती सरकार है, इसलिए ऊपर वाला प्रदूषण छोड़ दे रहा है, और नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर में प्रदूषण छोड़ता है, और बाकी टाइम ऊपर वाले को लगता है बहुत सही सरकार चल रही है। आप मजाक बना रहे थे, आस्था का भी और लोगों की समस्याओं का भी। अब आपका जब सिग्नल कटा और ऊपर वाले ने मैसेज दिया कि ऐसी बातें ना करो माजिद हैदरी, तब आपकी आस्था पर बात समझ में आई।
क्या मजाक ऊपर बना रहे हैं वाला आप इस देश देखिए, की आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका सिग्नल ऊपर वाले ने इसीलिए काटा है, आपको संकेत दिया है कि टीवी पे बैठ के ऐसी बातें ना करो। नहीं, मेहरबानी करके आप तो इस सीरियस मंच पे बात चल रही है, लोग मर रहे हैं इस वजह से। मैं इसलिए कह रहा हूं लोग समझें कि ऊपर वाले का इस पे इशारा है। भाई, इस सरकार को बोलो विचारधारा बदलो, यहां हिंदू मुसलमान छोड़ दो, यहां गरीबों की बात करो, अच्छी चीजों की बात करो, सबसे पहले नौकरियां दो। ऊपर वाले का एक इशारा यह भी है कि आप अपना वाईफाई का कनेक्शन बदलो, बाकी लोग कुछ बदले ना बदले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, और मैं उम्मीद ये करता हूं सरकार इसको गंभीरता से लेंगी। ये हिंदू मुसलमान का वाकई में मसला नहीं, फेफड़े हिंदू मुसलमान के नहीं होते बहुत, लेकिन आज हिंदुओं के मन में यह प्रश्न उठने लगा है कि अगर समस्या सबकी है तो सिर्फ एक दिन दिवाली पर प्रश्न उठाना, उस दिन पटाखे छोड़ोगे तो जेल में डाल दिए जाओगे, ये बातें कहना, और फिर महीने 2 महीने 3 महीने फेफड़े जलते रहें, क्या ये किसी एक के साथ अन्याय नहीं है? ये लोग पूछ रहे हैं। ये सरकारों को भी सोचना चाहिए, और वो क्या एक्शन ले रही हैं कि रिजल्ट नहीं दिख रहा, इस पर भी सोचना चाहिए। राष्ट्रवाद में एक छोटा सा